Dear students, today we will study about the making of nationalism in Europe. If we look at the map of mid-18th century Europe, we will find that there were no nation state like today. अगर हम मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के हम मैप को देखें तो आज जो नेशन स्टेट्स हैं वैसा पहले नहीं था. नाउ व्हाट वी नो एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड यह एक नेशन स्टेट के रूप में देखते हैं, यह मिड 18th सेंचुरी में यह किंगडम्स में, डचीज में एंड कैंटन्स में डिवाइड था, जिसका रूलर ऑटोनोमस था. ऑटोनोमस यानी ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट थी और उनके टेरिटरीज थे, नेशन स्टेट नहीं थे, टेरिटरीज थे. इट मीन्स कि जो वहाँ के रूलर्स होते थे वे मोनार्कियल रूल थे और उनका एरिया जो था उनके स्टेट का वह डिफाइंड नहीं था. कभी कोई किंग अटैक करके उसके भाग को सीज करके अपने में मिला लेता, कभी दूसरा राजा, दूसरा किंग जो है वह अपने क्षेत्र को विस्तृत कर लेता. कोई निश्चित डिफाइन नहीं था नेशन का. द हब्सबर्ग एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर etc. were the patchwork of many different regions and peoples. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. There were many factors that led to the nation state. हम हब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर ये सब जो है इसमें इस रीजन में अनेक डिफरेंसेस थे पीपल के बीच में, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो है ये सब काफ़ी डिफरेंसेस थे. आप कहोगे प्रेजेंट टाइम में एक कंट्री के अंदर भी अनेक रिलीजन और अनेक लैंग्वेज के पीपल पाए जाते हैं, तो यह सही है. लेकिन उस समय जो ये पीपल थे वे डाइवर्स थे, उसके माइंड में कोई हिस्टोरिकल जो है ये आधार नहीं था कि यह हमारा नेशन है. उनके उस रीजन के अंतर्गत जितने पीपल थे उनका माइंड सेट नहीं था कि किस आधार पर वे एक नेशन के पीपल हैं. इट मीन्स उनको कंबाइन करने का कोई आधार नहीं था. The only tie binding these diverse groups together was a common alliance to the emperor. सिर्फ यह इम्पेरर के अलायंस पे डिपेंड करता था, यानी जो इम्पेरर आपस में बांट लेते थे, यह एरिया मेरा है, इस पे गवर्न मैं करूँगा, या वार के द्वारा या शांति के द्वारा, तो वहाँ के पीपल भी, लैंड के साथ साथ पीपल भी उस टेरिटरी का हिस्सा हो जाता था. देयर वर मैनी फैक्टर्स दैट लेड टू द नेशन स्टेट. फर्स्ट एमॉन्ग देम सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वर. क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे कि नेशन स्टेट का निर्माण हुआ. फर्स्ट इज द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. हम देखेंगे 18th सेंचुरी के बाद एक जो थर्ड स्टेट थे उसमें एक न्यू क्लास का निर्माण हुआ, दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास. इस क्लास के लोग एजुकेटेड थे और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के द्वारा ये काफ़ी धन इकट्ठा कर लिए थे. इसमें लॉयर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, सभी यानी जितने भी एजुकेटेड और वेल्दी पर्सन थे
वे मिडिल क्लास में आते थे और ये काफ़ी पावरफुल थे। जब वे कंबाइन हुए, यूनाइट हुए और अपने साथ लोअर क्लास को भी जोड़ दिया, तो मैंने पहले आपको बताया था इनकी पॉपुलेशन लगभग यूरोप में 80% थी। तो ये काफ़ी पावरफुल हुए, तभी परिवर्तन आया यूरोप में। सेकेंड इज द स्प्रेड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी का फैलना। यह लिबरलिज्म 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद यह ये लिबरलिज्म था, यह पूरे यूरोप में फैला था। और जो नेपोलियनिक जो आर्मी थी, वे यूरोप पर जब ऑक्युपाई किया, तो उनके साथ फ्रांस की जो आइडियोलॉजी थी वो भी यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैला था। द न्यू स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना। कंजर्वेटिज्म और ट्रीटी ऑफ वियना, इसके फलस्वरूप जो 1915 में हम देखते हैं कि वियना का जो ये हुआ था, वियना कांग्रेस का जो ट्रीटी हुआ था, उसके फलस्वरूप जो कंजर्वेटिव्स थे उसने अपने आइडियाज़ को फैलाया था। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent. जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे उनका उस कॉन्टिनेंट पर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर डोमिनेंस था, उनका आधिपत्य था, अधिकार था। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप देयर वाज एन इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास whose existence was based on production for market. जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप थे, उसमें एक न्यू क्लास का निर्माण हुआ था जिसको कि हम मिडिल क्लास कहते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस जो है वह किस पर था? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए जो प्रोडक्शन करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे, उस पर आधारित था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स केम इनटू बीइंग। जब हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण हुआ, तो इसके फलस्वरूप जो ये स्टेट में बटे हुए थे, अब ये मेनली 2 ग्रुप्स में बट गए। एक ग्रुप था कैपिटलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, और दूसरा वर्किंग क्लास। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट मेनली मिडिल क्लास के थे, जो कि इंडस्ट्री सेटअप करते थे, बिजनेस करते थे, और दूसरी क्लास जो थी वह लोअर क्लास, लेबर क्लास का। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक वेल्दी पर्सन, रिच पर्सन का क्लास बन गया और एक पुअर पीपल का क्लास बन गया। और इसी दोनों के बीच में अब जो है धीरे धीरे आपसी खिंचाव होने लगे, आपसी मतभेद होने लगे। यानी उसके पहले जो आपने देखा 3 स्टेट्स थे, यह स्टेट समाप्त हो गया और इसके स्थान पर 2 क्लास बन गए, जो एक अपर क्लास यानी रिच पीपल का, लोअर क्लास वर्किंग क्लास। इट वाज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गैन पॉपुलरिटी। जो ये मिडिल क्लास थे, ये काफ़ी एजुकेटेड और लिबरल थे, इनके पास काफ़ी वेल्थ थी। इन्होंने ही यूनाइट होकर नेशनल यूनिटी का आइडिया जो है यूरोप में पॉपुलर किया।
और इसी के फलस्वरूप हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन के लिए यूरोप के अनेक स्टेट मीन्स कंट्री, अनेक कंट्रीज में यूनिफिकेशन के लिए संघर्ष हुआ। इटली का, जर्मनी का, ये सब हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो जर्मन स्टेट और इटालियन स्टेट्स कई भागों में बटे हुए थे, उसके यूनिफिकेशन के लिए संघर्ष किया वहाँ के लोगों ने और एक नेशन स्टेट के रूप में डिवाइड किया।